अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अहम केसेस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। इमरान खान साहब की पेशी के वक्त इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी। इमरान खान व्हील चेयर पर बैठकर अदालत में पेश हुए और अपने खिलाफ दर्ज दहशत गर्दी के 7 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि आज दिन तक 140 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान की 7 मुकदमात में 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। इलाहाबादी कचहरी के 2 मुकदमात में 9 मई तक उनकी जमानत मंजूर की गई है। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों ये रिपोर्ट सामने आई थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ मुल्क भर में 121 मुकदमात दर्ज हैं। इमरान खान के खिलाफ मुल्क भर में दहशतगर्दी के 22 मुकदमात दर्ज हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में इमरान खान के खिलाफ 31, लाहौर में 30, फैसलाबाद में 14, भक्खर 4, शेखुपुरा में 3, गुजरांवाला में 2, जहलुम में 3, अटक में 4, रावलपिंडी में 10 और बहावलपुर में 5 मुकदमात दर्ज हैं। दूसरी जानिब पंजाब और मुल्क भर में इलेक्शन के मामले पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन होने वाले मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के तीसरे राउंड में मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात के लिए हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से 15 सितंबर की तारीख की तजवीज़ सामने आई थी, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से 15 अगस्त को इंतखाबात पर आमादगी जाहिर की गई थी। यहाँ अहम बात यह है कि मुखालिफ बयानबाजी के बावजूद दोनों फरीकैन मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए रजामंद हैं। अगर देखा जाए तो इलेक्शन की तारीख के मामले पर फरीकैन की तजावीज़ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, इसलिए बाहमी रजामंदी से यह मसला बआसानी हल हो सकता है और सियासी और आइनी बहरान भी ख़त्म किया जा सकता है। ताहम काबिल गौर बात यह है कि मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद मुस्लिम लीग नून मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी को हवा दे रही है। नून लीग के कायदीन की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जिससे यह तासुर उभर रहा है कि शायद नून लीग इलेक्शन का इनेकाद नहीं चाहती, बल्कि उसकी मनसूबाबंदी कुछ और है। जराए बता रहे हैं कि नून लीग खुद इस बात की मुंतजिर है कि इलेक्शन की तारीख का मामला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म की नाअहली तक पहुंचे, ताकि अदलिया और पार्लियामान के दरमियान महाजराई का नतीजा मुल्क में एमरजेंसी या मार्शल लॉ की सूरत में निकले और इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिए जाएं। क्योंकि अगर रवां साल पंजाब और मुल्क भर में इलेक्शन हो गए तो मुमकिन तौर पर तहरीक इंसाफ मसनदे इक़्तिदार तक पहुंच सकती है। आलमी इदारे भी यही पेशगोइयां कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ गुल साहब और सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब। जनरल साहब, इमरान खान साहब की आज पेशी कई समातों पर वो पेश नहीं हो पाते। जब अदालत की तरफ से दबाव बढ़ता है तो बहरहाल फिर उनको पेश होना पड़ता है। कल भी अदालत ने कहा कि उन्हें हर हाल में पेश होना पड़ेगा। कल वो नहीं हुए थे, आज उनको पेश होना पड़ा। मुकदमात की तादाद बढ़ती जा रही है, अब तो लगभग 150 के करीब तादाद पहुँचने वाली है। एक तरफ उनको इंतखाबात नहीं मिल रहे जो उनका दरीना मुतालबा है 1 साल से, दूसरी तरफ मुकदमात में तेज़ी आ रही है। इमरान खान क्या बाहर आज़ाद फ़ज़ा में इलेक्शन लड़ने के काबिल रहेंगे अगर इंतखाबात हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज़ाद फ़ज़ा तो पहले ही उसके लिए बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है और वो कहते हैं कि जी हमें अरेस्ट कर दिया जाएगा या दोबारा हमला किया जाएगा जान से मारने की। वो हक बजानब हैं, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर पे जो कुछ होता रहा, फिर एक दफ़ा तो कातिलाना हमला हो ही चुका है। वो कुदरत ने नाकाम कर दिया, लेकिन जिन्होंने किया वो दोबारा भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके मकासद तो यही है कि इसको एलिमिनेट किया जाए। तो उस लिहाज से ये तो एक हमारे सामने वाज़ेह सिचुएशन है कि इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो हर जगह जाके आज़ादाना तरीके से अपने लिए कन्वेंसिंग कर सके, अपनी कैंपेन चला सके। लेकिन उससे पहले असल मसला तो ये है कि क्या इलेक्शन वाकई होने जा रहे हैं या नहीं। तो जो सूरत हाल नजर आती है उसमें तो यही लगता है कि इलेक्शन जो है वो करवाने का कोई इनका इरादा नहीं है, उसके लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। अब 15 सितंबर की जो आप डेट की बात करते हैं वो रिलेटेड है यही चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से और प्रेसिडेंट के रुखसत होने से। तो नीयतें साफ नहीं हैं, लिहाजा
ये अब आप देखिए कि पीटीआई लगातार इल्जाम लगाती है और बेशुमार चीजों में ये वाजे भी हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानबदार है, उसके हटाने की हम्म। कोई बात नहीं करता। तो ये अगर इलेक्शन हो भी जाएं तो वो शफाफ नहीं होंगे, और अगर नियतें देखें तो इलेक्शन करवाने की कोई नियत नजर नहीं आती, और अगर किसी सही है। मजबूरी की वजह से करने पड़ गए तो फिर इमरान खान की जान को खतरा होगा। तो मेरे नुक्ता निगाह से हम्म। तो बड़ा क्लियर सामने हमें नजर आ रहा है लैंडस्केप के है क्या। राइट। इम्तियाज साहब, जरा ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त को तहरीक इंसाफ इलेक्शन चाहती है और 15 सितंबर पीडीएम 12 जमाती इत्तेहाद इलेक्शन चाहता है। यानी 8 अक्टूबर से पीडीएम अब 15 सितंबर तक आ चुकी है और तहरीक इंसाफ 14 मई से 15 अगस्त तक जा चुकी है। लेकिन दोनों में किसी एक तारीख का इत्तेफाक नहीं हो रहा। तो अगर ये एक आगे बढ़ सकता है, एक पीछे हट सकता है, तो इसका मतलब है अब मरला मुश्किल तो नहीं है, एक तारीख पे इत्तेफाक हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल बज़ाहिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, दरमियान में कहीं जाके मेरा ख्याल है दोनों इत्तेफाक राय कर सकते हैं। लेकिन असल मसला नियतों का है कि क्या वाक़तन पीडीएम हुकूमत और उसके जो असल इमदाद है, असल सपोर्ट है, वो इलेक्शन चाहते हैं या नहीं। इस वक्त मुराद सईद के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, अली अमीन गंडापुर के साथ जो कुछ हो रहा है, उससे तो यही लगता है कि हुकूमत ने और इसके जितने भी बैकर्स हैं, उसकी मुसलसल एक सख्त जारहाना पॉलिसी उन्होंने इख्तियार कर रखी है, और उसका बुनियादी मकसद पीटीआई को ज़ेर दबाव रखना है, पीटीआई के लोगों को उससे तोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हौसला शिकनी करनी है डंडे के ज़ोर पे, ताकि वो इमरान खान के लिए बाहर ना आ सकें। तो इस वक्त हो सकता है कि वो पास दो वो कहते हैं ना, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, सही। कि ये शायद जी। हो रहा है। बज़ाहिर आसार यही हैं कि आप इनको बातों में उलझाए रखें पीटीआई को बातचीत में, और असल ये इनका मकसद शायद लेकिन कुछ और है। इम्तियाज साहब, ये वो सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह वो अब पुराना मुहावरा हो गया ना। अब नया मुहावरा तो ये बन गया ना कि कायमा कमेटी से काबीना, काबीना से कौमी असम्बली, कौमी असम्बली से सेनेट, सेनेट से कायमा कमेटी, कायमा कमेटी से फिर कौमी असम्बली। अब तो ये हो रहा है फिर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो पार्लियामान को उन्होंने एक ढाल बना लिया है। पार्लियामान भी क्या है, कौमी असम्बली को एक ढाल बनाया, और कौमी असम्बली भी वो जिसकी अपनी सेहत, अपनी अददी सेहत जो है वो एक इस लिहाज से मशकूक है कि कम से कम एक तिहाई अरकान उसमें मौजूद ही नहीं है। आप उसको अगर बार बार पार्लियामान का नाम दे दें तो भले ये खुद को खुश कर लेंगे, लेकिन तारीख इस पार्लियामान को, इस कौमी असम्बली को मुकम्मल असम्बली कभी तस्लीम नहीं करेगी, और ना लेकिन ही यहाँ इम्तियाज साहब, वो जो जो तारीख के बारे में आप कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इस पार्लियामेंट की सेहत मशकूक है, जिस पार्लियामेंट की सेहत मशकूक है वो पार्लियामेंट एक नई तारीख रकम करने जा रही है। और वो तारीख ये है, वो कह रही है कि जजों को बुलाया जाए, इन 3 जजों को, और तौहीन पार्लियामेंट का कानून भी लाया जाए, और इन 3 जजों को बुला के यहाँ इनसे पूछा जाए कि वो पार्लियामेंट के साथ किस तरह महाजारे पर उतर आए हैं। और रिकॉर्ड मांगते हैं तो रिकॉर्ड भी हम इनको नहीं देंगे किसी किस्म का। वो तो एक ये ये तारीख लिखने जा रही है जो जिसको वो हम मशकूक कर रहे हैं। वो मौक़िफ़ तो नूर आलम खान साहब ने इख्तियार किया था। यानी तसव्वुर करें कि जो लोग पार्टी छोड़ गए, एक लिहाज से हमारे जारगन में उसको लोटे कहते हैं, वो इखलाकियात का और आइन का, पासदारी का सबक दे रहे हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा इस वक्त सवाल पैदा हो गया है कि क्या मौजूदा असेंबली को एक शील्ड के तौर पे, एक ढाल बना के ये सुप्रीम कोर्ट पे भी चढ़ाई करना चाहते हैं। यानी एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं जो इनकी मर्जी मंशा के मुताबिक फैसले दे, इन्हें चैलेंज ना करे। यानी हुक्मरान घरानों को आप खुदा के लिए चैलेंज ना करें। अगर चैलेंज करेंगे फिर आपको वहां से बड़ी जारहाना अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ये मैसेज है वहां से। राइट। जनरल साहब, कल 11:30 बजे समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट पे इंतखाबात ताख़ीर या इंतखाबात इल्तवा केस की, और चीफ जस्टिस समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ चूँकि दरख्वास्त ले आई थी सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरात की पेशरफ्त के सिलसिले में, और इलेक्शन कमीशन ने भी एक दरख्वास्त दायर कर दी थी। तो एक बात तो तय है कि अब कल के बाद 8 दिन बाकी रहेंगे 14 मई में, और 8 दिन में तो जादू का चराग भी अगर रगड़ेंगे तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये इलेक्शन कमीशन तो 80 दिन में भी इलेक्शन करवाने का इरादा नहीं रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है वर्स्ट केस सिनेरियो में कल?
देखिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी एप्लीकेशन दी है उसमें उन्होंने साथ ही उसमें बड़े बादब तरीके से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक चार्जशीट भी दे दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वायलेशन हमने नहीं, आपने की है इलेक्शन ये आइन की, क्योंकि आपको कोई इख्तियार नहीं था कि आप 14 मई तारीख देते। अब पहले तो वहां ये एक क्वेश्चन उठेगा कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट 14 मई की तारीख दे सकता था, क्योंकि वो कहते हैं जी कि इसमें आइन में तो कोई ऐसा है ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट तारीख देगा। हालांकि बड़ी चीज वाज़ेह है कि जब हुकूमत के या रियासत के बाकी अदारे डिफाइंस पे उतर रहे हैं और जो तरीकाकार वजह किया हुआ है आइन में कि इस तरह तारीख दी जाएगी उसको पूरा ना करें, उसके मुताबिक वो तारीख दें ही ना, तो फिर आइन को किसी ने तो दिफा करना है, बचाना है उसको। लिहाजा यहां पे नजर ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद अंडर अटैक है, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दे उसको डिफेंसिव पे डाला हुआ है। और राना सनाउल्लाह का बयान मैं कल देख रहा था, उन्होंने कहा कि इनकी चीफ जस्टिस साहब की बहाली जो है वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत हुई थी और एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत इनको रुखसत भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है। जनरल साहब जो आप फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट पे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया और वो ये तारीख नहीं दे सकती, सुप्रीम कोर्ट ना हुक्म दे सकती है, ये तो वापस हम उस ये तो जनरल साहब ये तो वापस हम उस 0 पॉइंट पर पहुंच गया जो 22 फरवरी का 0 पॉइंट था, जब सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया था 5 हफ्ते इंतजार करने के बाद कि इलेक्शन की तारीख नहीं आई, और सुप्रीम कोर्ट 2 दफा फैसले में इस सवाल का जवाब दे चुकी है कि हम तारीख दे सकते हैं, ये हमारा काम है। उसके बाद फिर उसी मामले को दोबारा अदालत में खड़ा कर दिया गया लाके। ये आपको वही 0 पॉइंट पे लाना चाहते हैं इसी वजह से कि इलेक्शन तो कराने नहीं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट दोबारा भी कह दे, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसके जरिए वो इम्प्लीमेंटेशन करा सके, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन भी हुकूमत या उसके अदारों के थ्रू होती है। लेकिन अगर सारा सिस्टम जो है वो एक माफिया की तरह मिल जाए और वो कहे कि जी हमने तो कोई चीज माननी नहीं, करना ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट बेशक ऑर्डर देता रहे, 14 मई के ऑर्डर में वो कायम रहे, इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होगी। और अगर वो किसी के खिलाफ कोई एक्शन अनाउंस भी कर दें, वो कहें जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम हटाते हैं, ये कुछ भी तो नहीं हटेगा, कहे जी मैं तो बैठा हूं, तो क्या कर लिया जाएगा। बात यह है कि ये एक इस वक्त निजाम फेल हो चुका है, क्योंकि निजाम चलता तब है जबकि ये खुद ब खुद चीजें इम्प्लीमेंटेशन भी हो, रूल ऑफ लॉ भी खुद ब खुद चल रहा हो, केसेस जो हैं वो किसी बन रहे हैं किसी के खिलाफ तो वो किसी वाकई किसी बुनियाद पे बन रहे हों। यहाँ तो है ही नहीं। आप 1.5 दर्जन FIR दर्ज करा दें, उधर उधर तो काला कुत्ता कहीं FIR दर्ज कराता है वो हो जाती है, मैं जाके कराना चाहूँ तो मैं तो फेरे लगा के मर जाऊंगा, नहीं कोई करेगा मेरी FIR दर्ज। और FIR दर्ज करा बंदे को अरेस्ट पहले कर लिया जाता है, बाद में पता लेकिन लगता है आपके खिलाफ दर्ज जरूर हो सकती है जनरल साहब, आप नहीं करवा सकते, आपके खिलाफ जरूर हो सकती है और मेरे खिलाफ हो सकती। तो मैं ये कहता हूं कि हम एक ऐसी नहज तक पहुंच चुके हैं जहां पे कानून की ना कोई वक़्त है, ना अदालती फैसलों की कोई वक़्त है। हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इस वक्त एक फेल्ड स्टेट कह दें या ये कह दें कि किसी माफिया के कब्जे में आ चुके हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। राइट। इम्तियाज गुल साहब, सर दो तरह की सूरतें हैं ना, एक तो यह है कि हाँ हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं और हमसे मुराद तमाम फरीक इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन हमसे एक डेट पर इत्तेफाक नहीं हुआ जा रहा, हमें वो एक तारीख नहीं मिल रही मुत्तफिका जिस पर हम इलेक्शन करवाएं। यहाँ तो ये सिनेरियो नहीं लग रहा, यहाँ तो ये सिनेरियो लग रहा है कि कुछ इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते सिरे से और वो सिर्फ इलेक्शन खेल रहे हैं। ये मुज़ाकरात भी बज़ारन लग रहा है कि शायद ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक के तौर पे एक ड्रामा हो रहा है और उस ड्रामे के पसे पर्दा हकीकत यह है कि हम इलेक्शन करवाने नहीं चाहते। ये दोनों सूरतों में से कौन सी सूरत लग रही है आपको? मेरा ख्याल है तमाम रहनुमाओं की अगर आप तकारीर सुन लें, PDM के बशमूल खारजा दिफा के वजीर ख्वाजा आसिफ साहब, तो इनका तो नीयत कोई नहीं है इलेक्शन करवाने की। ये मुकम्मल तौर पे इमरान खान को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, मुकम्मल तौर पे उनको सियासी मंजरनामे से हटाने के ख्वाहिशमंद हैं, बल्कि बड़े शदीद ख्वाहिशमंद हैं। इसी वजह से इतने उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमे बना रखे हैं कि आइंदा कई साल
इमरान खान ये मुकदमे ही भुगतते रहेंगे अनलेस के दोनों फरीकैन के माबैन यानी पीडीएम हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई समझौता हो जाए और उस समझौते के तहत हुकूमत तमाम एफआईआर्स वापस लेने पे आमादगी जाहिर करे और फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए उनको एक जनरल माफ़ी दे दी जाए। उसके अलावा तो अभी कोई आसार मुझे नहीं लग रहे जिस अंदाज में उनको एक अदालत से दूसरी अदालत, एक शहर से दूसरे शहर घसीटा जा रहा है, तो उसका तो एक ही मकसद है कि इनको और जलील करें, इनको और बेवकूफ़ करें। क्यों कि अगर वो बहाल हुआ, बहाल रहा, कौमी मंजरनामे पे मौजूद रहा, तो फिर इन लोगों के जो अल्लले तल्लले थे, जिन अल्लले तल्ललों की वजह से ये मुल्क आज इस हाल को पहुंचा है, वो इनकी अयाशियां खत्म हो जाएंगी। ये जो आप जिस अंदाज का 19वीं सदी का तर्ज हुक्मरानी चाहते हैं, वो दरअसल खतरे में है, वो माइंडसेट खतरे में है, जिसके बायस ये लोग तुले हुए हैं। चाहे वो हमारे बेहतरीन लिबरल दोस्त दानिश्वर भी तुले हुए हैं कि किस तरीके से इमरान खान को सिस्टम से माइनस कर दिया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, और जनरल अमजद शेख साहब। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद खुशामदेद। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात की अल्तवा से मुतल्लिक केस का 3 सफ़ात पर मबनी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसका इंतज़ार किया जा रहा था गुज़श्ता तकरीबन 8 दिन से, लेकिन फ़ैसला नहीं सामने आ पा रहा था। आज फ़ैसला आ गया है और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को आपस में मुज़ाकरात का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि सियासी जमातों का मुज़ाकरात करने का फ़ैसला उनकी अपनी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला 14 मई को इंतखाबात करवाने का ताहाल बरकरार फ़ैसला है, और कल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 11:30 बजे इस अहम केस की समाअत करेगा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद है। जदून साहब बहुत शुक्रिया आपका। इंतज़ार किया जा रहा था इस फैसले का बड़ी शिद्दत से, क्योंकि 27 के बाद अदालत खामोश थी, अदालत उस दिन उठ गई थी, समाअत आगे नहीं बढ़ सकी थी, मुज़ाकरात चल रहे थे, मुज़ाकरात बज़ाहिरन कामयाब नहीं हो सके हैं। इलेक्शन कमीशन की एक और पटिशन आ चुकी है, तहरीक इंसाफ की पटिशन आ चुकी है, और ये फ़ैसला बहुत अहम फ़ैसला लग रहा है, जो असल में तो हुक्मनामा है अदालत का। इसका मतलब है अदालत 14 मई से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और 14 मई में तो अब 9 दिन बाकी रह जाएंगे, तो कैसे हो सकेगा ये अहम इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो बिल्कुल हर बंदे को नज़र आ रहा है कि 14 मई को इलेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसकी बहुत सारी रीज़न है। ना ही तो बैलेट पेपर प्रिंट हुए हैं, ना ही कोई लॉजिस्टिक का अरेंजमेंट है, ना ही कोई पैसों का अरेंजमेंट है। अगर पैसों का अरेंजमेंट हो तो उससे भी टाइम लगता है। और फिर दूसरा, जो पार्टियाँ हैं वो कहती हैं एक दिन पे तो इलेक्शन पे एग्री हो गए हैं। ये तो आप देखें, आप मीडिया वाले सारे मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा कहा है कि अगर पार्टियां आपस में एक डेट हमें बता दें तो हम उसके मुताबिक फैसला कर देंगे आपस में, क्योंकि ये आपस में मिल के अगर कुछ करती हैं। तो किसने कहा था जी आप अपनी तरफ से एक कमेटी जो है ये बंदे हैं, उनकी तरफ से ये बंदे हैं, आप इतना टाइम लें, इतना टाइम, ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बातें होती रही हैं। अगर फैसले में उन्होंने नहीं लिखा तो वो ज़ाहिर उनकी अपनी मर्जी है। यानी अदालत के कहने का मतलब ये कि हमने अदालत का मतलब ये जहांगीर साहब कि हमने हुक्म नहीं दिया कि ये मुज़ाकरात, अदालत का हुक्म है कि आप मुज़ाकरात करें की जरूरत नहीं होती। जब वो कहती है फरीकैन को, अगर हियरिंग के अंदर कहती है आप दोनों मिलके हमें बता दें, तो इसमें आर्डर करने की जरूरत नहीं। तो उनके आर्डर के बगैर ही वो आपस में उनकी अदालत के अंदर जो ज़बानी अहकामात है उनके मुताबिक या ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ही तो वो बातचीत कर रहे थे। वरना तो अदालत कहती जी आप करें ना करें हमें तो कुछ नहीं है। वो फैसला करते, वो कहते जी 14 तारीख को इसको इम्प्लीमेंट करें। तो उनका तो मकसद यही था कि अगर ये पॉलिटिकली क्वेश्चन है, अगर दोनों पार्टियां, क्योंकि एक तरफ से तो पीटीआई है और दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन है, और दूसरी पार्टियां जो हैं फिर बाद में फरीक बनी है, तो इसमें तो ज़ाहिर है अब अगर पीटीआई एग्री हो जाती है तो फिर अदालत तो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और 90 डेज़ वाला तो इशू ख़त्म हो जाएगा। और 90 डेज़ वाला इशू तो अब भी ख़त्म है। अब आप देखें ना, 90 डेज़ में इलेक्शन पॉसिबल है। इवन 14 मई को कौन बंदा कहता है कि इलेक्शन होंगे? पॉसिबल नहीं है ना। ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई कर रहा हूँ मैं, ये कोई और करे जी नहीं हो सकते, या हम नहीं पॉसिबल नहीं है। ये तो जाकिर साहब, अब इसके लिए तो किसी लॉ के स्टूडेंट होने की भी जरूरत नहीं है कि 14 मई को पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉसिबल किसकी वजह से नहीं है, किसकी वजह से इम्पॉसिबल हुए, ये तो सवाल अदालत उठा सकती है ना कि जब हमने हुक्म दिया था तो पॉसिबल क्यों नहीं हो पाए? वो पॉसिबिलिटी नंबर 1 विद इन द सुप्रीम कोर्ट जो है फ्रॉम द डे फर्स्ट जो डिस्प्यूट पैदा हो गया कि 4-3 है 3-2 है, वो जो पिटिशन पेंडिंग थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, और फिर आप देखें ना पॉसिबल इसी वजह से नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या पंजाब में इलेक्शन का केपीके का मामला उधर ही ठप कर दिया, उधर ही छोड़ दिया।
तो KPK के लिए हम्म। कोई दस्तूर या जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है वो नहीं अप्लाई होता उस पर, या कोई उस पर और है, कोई 1980 का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे कि उसको छोड़ दो। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो चीज़ें सामने आई हैं, जो जजमेंट आई है, उसकी वजह से पॉसिबल नहीं है, वरना तो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी लेकिन अक्टूबर वाली। लेकिन अगर 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 जदून साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले के बारे में कोई इबाम होता तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 2 बार फैसला दिया और 3 दफा मोहलत दी। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता कि हमारे फैसले में इबाम है और उस इबाम की वजह से ही KPK का इबाम है, 3-4-3 का इबाम है, 5-7 का इबाम है, तो सुप्रीम कोर्ट मजीद कार्रवाई आगे ना बढ़ाती, पहले उस इबाम को दूर करती। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक ये बात कही। अब इसमें अंदर क्या अबाम नहीं है कि KPK में इलेक्शन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है 14 मई के लिए KPK के लिए, तो वहां पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन जायज है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये वाज़े तौर पर मौजूद है, पहले फैसले में भी और दूसरे फैसले में भी, कि पंजाब में भी इंतखाबात 90 दिन में होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी 90 दिन में होंगे। सिर्फ और सिर्फ तारीख किसने देनी है इस पर इख्तलाफ था। बाद में एक पिटीशन आई उनके पास, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दी कि जी आप जाके, वो कल केस फिक्स था, अभी उन्होंने उसमें कोई 10 तारीख डाली है कि जी गवर्नर ने इलेक्शन जो है असेंबली डिसॉल्व की है रेलेवेंट फोरम पे। उन्होंने कहा रेलेवेंट फोरम पे चले जाएं, और रेलेवेंट फोरम हाई कोर्ट। पहले सुप्रीम कोर्ट ने केस वही टेकअप कर लिया KPK का भी पंजाब को। ये है तो जो 4 जज थे उन्होंने यही कहा था कि जी आप रेलेवेंट फोरम पे जाए, वहां से होके जब CPLA आएगी, सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील, तो तब हम जो है एंटरटेन करते तो ज्यादा बेहतर। फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने 15 के 15 जज के वो कहते हैं जी फलान डेट को इलेक्शन करा। उसमें जदून साहब, उसमें फैक्चुअली थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि पंजाब का गवर्नर तारीख नहीं दे रहा, तो पंजाब की तारीख देंगे सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। वो तो इशू खत्म हो गया ना, आ गई। नहीं, इशू खत्म नहीं हुआ सर, वहीं से तो इशू शुरू हुआ ना। जहांगीर साहब, वहीं से तो इशू शुरू हुआ। इम्प्लीमेंट करें जो सदर ने दिया है, तो दोबारा जी जो दोबारा पिटीशन आई, और उस दोबारा पिटीशन में जो पंजाब और KPK को सेग्रीगेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो इसलिए सेग्रीगेट किया चूंकि पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब की तारीख दे। वो तारीख सदर और इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफिका तौर पर तारीख दे दी 30 अप्रैल की, और KPK के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर उसकी तारीख देंगे। जब गवर्नर ने डिफाई किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, तारीख नहीं दी, तो फिर क्या उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रेलेवेंट फोरम पर जाएं। गवर्नर के खिलाफ यानी कि रेलेवेंट फोरम पर जाए ना, ये भी तो लॉजिक है। नहीं तो देखें, रेलेवेंट फोरम पे जाएं तो पहले 4 पिटीशनें पेंडिंग थी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, फिर पहले क्यों मैटर जो है टेकअप किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जी आप रेलेवेंट फोरम पे जाएं? इस तरह नहीं होता ना कि पिक एंड चूज नहीं कर सकते। आइन तमाम सूबों के लिए बराबर है, हर जगह पे इक्वली अप्लाई होता है। वहाँ पे 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे KPK में, या पंजाब में भी होंगे। आपको कुड यू सी के इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन 14 मई। इसमें कोई शक, इसमें दो राय नहीं है। प्रिंसिपली आप ठीक फरमा रहे हैं। तो फिर आप दोनों की असम्बलियां एक वक्त में तहलील हो रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट किस तरह इंप्लीमेंट होगी? हाउ द जजमेंट विल बी इंप्लीमेंटेड? तो इसका मतलब है फिर हम ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर ठीक नहीं है हमारे मुताबिक, या किसी की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक, मेरी इंटरप्रिटेशन चले कह लें, अगर वो ठीक नहीं है, तो फिर मुझे हक हासिल हो गया आज के बाद कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई करना शुरू कर दूं। नहीं, ये बात नहीं है कि आप ऑर्डर को डिफाई करें। जो ऑर्डर देखें ना, अब सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो कहते हैं कि अब अमेरिका के अंदर एक जज साहब थे, अभी रिटायर हो गए हैं, वो फॉर लाइफ होते हैं, लेकिन उन्होंने खुद रिटायरमेंट ली। उन्होंने अपनी बुक लिखी, उन्होंने कहा जी जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होती हैं, ये बड़ी कोर्ट होती हैं, उनको वही फैसले करने चाहिए जो एग्जीक्यूटिबल हो या इम्प्लीमेंट हो। अब एक जज साहब जो है रात को कहते हैं सुबह इलेक्शन कराओ, तो आप मुझे बताएं वो डिफाई होगा ऑटोमेटिकली? ऑर्डर विद इन द ऑर्डर ही डिफाइंस है। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, ऑनरेबल वकील और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे बिलावल भुट्टो जरदारी का अहम तरीन दौरा है भारत। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आज वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए भारतीय शहर गोवा पहुँचे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का ये दौरा इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो 2011 के बाद भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हैं जो भारतीय शहर गोवा में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। आखिरी बार जुलाई 2011 में उस वक्त की वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने अमन मुज़ाकरात के लिए भारत का दौरा किया था। SCO वज़राए ख़ारजा के इजलास में अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर गौर और कुछ इदारा जाती दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने के अलावा रवां बरस 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाली 17वीं SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट इजलास के एजेंडे और फैसलों को हतमी शक्ल दी जाएगी।
ईरान शंघाई ताउन तंजीम का सबसे नया रुकन है और वो पहली बार शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में बाज़ाबिता रुकन के तौर पर शिरकत करेगा। ईरान की शमूलियत के बाद शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की तादाद 9 हो चुकी है। रुकन ममालिक में पाकिस्तान, भारत, ईरान, रूस, चीन, किर्गिज़स्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। 3 ऑब्जर्वेटरी ममालिक में अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस शामिल हैं। शंघाई ताउन तंजीम एक सियासी, इक्तसादी और अस्करी ताउन तंजीम है जिसे शंघाई में 14 जून 2001 को कायम किया गया था। पाकिस्तान की एससीओ की मुस्तकिल रुकनीत का नोटिफिकेशन 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के शहर आस्ताना में तंजीम के 17वें इजलास पर जारी किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने बिलावल भुट्टो के दौरे भारत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने एक ट्विटर पैगाम में लिखा है कि बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत कर सकते थे, लेकिन मोदी की मोहब्बत में इन हुक्मरानों के लिए कश्मीरियों पर मुजालिम और मुसलमानों और अकलियतों के साथ जुल्म की कोई अहमियत नहीं। आज अदालत में पेशी के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और बिलावल भुट्टो के दौरे भारत पर सवाल किया, जिस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़ारिजा के दौरे भारत की मुखालफत की और कहा कि इनके लिए कश्मीर कोई इशू ही नहीं। याद रहे कि गुज़श्ता साल दिसंबर 2022 में अमेरिका में बिलावल भुट्टो ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि उसामा बिन लादेन मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई आज भारत का वज़ीर-ए-आज़म है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आई थी। बिलावल के इस बयान के रद्द-ए-अमल पर भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हुक्मरान जमात बीजेपी के एक मुकामी रहनुमा मानोपाल बंसल ने ऐलान किया था कि वो वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सर कलम करने वाले को 2 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। याद रहे कि सन 2019 में भारत ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों को फ़ज़ा से निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पाक फ़ज़ाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाले भारतीय तैयारे को मार गिराया था और उसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया था। ताहम बाद में जज्बा अमन व खैर सगाली के तहत पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को रिहा कर दिया था। अहम बात यह है कि अगस्त 2019 में बीजेपी हुकूमत ने भारतीय आइन की दफ़ा 370 ख़त्म करते हुए कश्मीर की खुसूसी अहमियत और हैसियत को ख़त्म कर दिया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा और तल्ख हालात के बाद और कई सालों की तलखी के बाद पाकिस्तान के नौजवान वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का 2011 के बाद किसी अहम तरीन सरकारी और हुकूमती शख्सियत की हैसियत से दौरा भारत इंतहाई अहमियत का हामिल है। देखते हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में इसके क्या मुस्बत असरात सामने आते हैं या नहीं। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़।